जब मोदी सरकार ने बालाकोट में एयर स्ट्राइक की, उरी में सर्जिकल स्ट्राइक की, म्यांमार बॉर्डर पर ऑपरेशन हॉट परस्यूट किया, तो फिर दाऊद को क्यों नहीं पकड़ पाई? जी हां, आज की कहानी उस शख्स की है जो पिछले 3 दशकों से भारत का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है, जिसके सिर पर 25 करोड़ रुपए का इनाम है। तो सवाल यह है कि जब हमारी सरकार मसूद के कुनबे तक को खत्म कर सकती है, तो कराची में बैठे दाऊद को क्यों नहीं पकड़ पा रही, उसे खत्म क्यों नहीं कर पा रही? क्या यह सिर्फ राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है या फिर कुछ और कारण है जिसके बारे में आम जनता नहीं जानती? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे और आपको बताएंगे कि क्यों सरकार दाऊद को पकड़ नहीं पा रही है या फिर उसके लिए कोई और बड़ी प्लानिंग है। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो भारत की विदेश नीति और सुरक्षा नीति में एक बड़ा बदलाव आया। पहले की सरकारें जहां डिफेंसिव अप्रोच रखती थी, वहीं मोदी सरकार ने एक असर्टिव एग्रेसिव स्टैंस लिया और इसके नतीजे भी दिखे। 2015 ऑपरेशन हॉट परस्यूट, म्यांमार में घुसकर NSCN आतंकवादियों के ठिकानों पर हमला किया गया। यह पहली बार था जब भारत ने किसी दूसरे देश में जाकर सर्जिकल स्ट्राइक की। 2016 उरी सर्जिकल स्ट्राइक, उरी में आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना ने LOC पार करके पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को तबाह किया। पूरी दुनिया ने देखा, अब भारत जवाब देना जानता है। 2019 बालाकोट एयर स्ट्राइक, पुलवामा हमले के बाद भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के अंदर 60 किलोमीटर तक घुसकर जैसे मोहम्मद के कैंप पर बमबारी की। यह भारत का सबसे बड़ा और बोल्ड ऑपरेशन था। और अभी पहलगाम के बाद ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने जो करके दिखाया, वो सभी चीज तो आप लोग जानते ही हैं। तो इन सभी ऑपरेशन से एक क्लियर मैसेज दिया गया, अब भारत सिर्फ डिफेंड नहीं करता है, बल्कि जरूरत पड़ने पर दुश्मन के घर में घुसकर मार सकता है। तो फिर सवाल उठता है, जब इतने बड़े ऑपरेशन हो सकते हैं तो दाऊद को क्यों नहीं पकड़ा जा सकता? आखिर वो भी तो पाकिस्तान में ही है ना। तो दाऊद को क्यों नहीं पकड़ पा रही है हमारी सरकार? तो आइए अब हम उन कारणों को भी समझेंगे जो दाऊद को अछूत बनाते हैं, वो कारण जिसकी वजह से दाऊद हमारे पहुंच से दूर पाकिस्तान में निडर होकर बैठा हुआ है। पहला और सबसे बड़ा कारण है लोकेशन। दोस्तों, बालाकोट, उरी के पास के इलाके या म्यांमार बॉर्डर, ये सब रिमोट एरिया में थे जहां सिविलियन पॉपुलेशन बेहद कम थी या नहीं थी। लेकिन दाऊद इब्राहिम कहां रहता है? कराची में। और कराची कोई छोटा गांव नहीं है, कोई रिमोट एरिया नहीं है। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। यहां की पॉपुलेशन 2 करोड़ से ज्यादा है। यह पाकिस्तान का इकोनॉमिक हब है, फाइनेंशियल सेंटर है। यहां पाकिस्तान की नेवी का हेडक्वार्टर है, ISI के मेजर ऑफिसेज हैं। एक तरह से देखा जाए तो पाकिस्तान का दिल है कराची। अब सोचिए, एक ऐसे शहर में ऑपरेशन करना कितना मुश्किल होगा। बालाकोट में तो हमारे फाइटर जेट्स गए, बम गिराए और वापस आ गए, कोई और नुकसान नहीं हुआ। लेकिन कराची में अगर कोई ऑपरेशन होता है तो एक बड़े शहर में घुसना, टारगेट को लोकेट करना, उसे कैप्चर या एलिमिनेट करना और वापस निकलना, ये सब बहुत ही मुश्किल है। और इस पहले कारण में भी, जहां लोकेशन कारण है, इसमें भी कई फैक्टर हैं जो कि इस लोकेशन से जुड़े हुए हैं। नंबर 1, सिविलियन कैजुअलिटीज से बचना मुश्किल होगा, क्योंकि दाऊद कराची के किसी जंगल में नहीं रहता है, वो एक रेसिडेंशियल एरिया में रहता है जो बहुत ही पॉश है। उसके आसपास हजारों पाकिस्तानी सिविलियंस रहते हैं। नंबर 2, पाकिस्तानी मिलिट्री और ISI का कराची पर पूरा कंट्रोल है। वहां हर कोने पर सिक्योरिटी है। किसी फॉरेन एजेंट का वहां ऑपरेशन करना सुसाइड मिशन जैसा है। नंबर 3, अगर ऑपरेशन फेल हो गया, अगर हमारे कमांडोज पकड़े गए, तो ये एक इंटरनेशनल इंसिडेंट बन जाएगा। पूरी दुनिया भारत को ब्लेम करने लगेगी।
तो दोस्तों लोकेशन ही एक ऐसा रीजन है और सबसे बड़ा रीजन है जो दाऊद को प्रैक्टिकली अनटचेबल बनाता है, लेकिन ये अकेला कारण भी नहीं है। अब हम आते हैं दूसरे और सबसे खतरनाक कारण पर, न्यूक्लियर वॉर का खतरा। दोस्तों भारत और पाकिस्तान दोनों ही न्यूक्लियर पावर है, दोनों के पास एटम बम्स हैं और यही वो रेड लाइन है जो किसी बड़े मिलिट्री एक्शन को रोकती है। बालाकोट स्ट्राइक के बाद क्या हुआ था याद है ना? पाकिस्तान ने अगले ही दिन रिटेलिएट किया था। विंग कमांडर अभिनंदन का प्लेन शॉट डाउन हो गया था। पूरे 48 घंटे तक पूरा रीजन जो है वॉर के कगार पर था और वो सिर्फ एक एयर स्ट्राइक थी, एक आइसोलेटेड लोकेशन पर एयर स्ट्राइक। अब इमेजिन कीजिए अगर भारत कराची में ऑपरेशन करता है, दाऊद को मारने या उठाने की कोशिश करता है, तो पाकिस्तान का रिएक्शन क्या होगा? पाकिस्तान के लिए यह सिर्फ एक क्रिमिनल की बात नहीं है, दाऊद उनका एसेट है, उसे आईएसआई प्रोटेक्ट करती है। कराची में ऑपरेशन का मतलब होगा पाकिस्तान पर हमला, और पाकिस्तान जो अपनी मिलिट्री पावर में भारत से कमजोर है, वो किस चीज पर भरोसा करता है? न्यूक्लियर वेपन पर। पाकिस्तान का न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है फर्स्ट यूज, मतलब अगर उन्हें लगेगा कि वो कन्वेंशनल वॉर में हार रहे हैं, जो कि होगा ही, तो वो न्यूक्लियर वेपन यूज कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों रिस्क को समझना होगा। कई लोग दाऊद को भाई जिंदाबाद भी लिखते हैं कमेंट में, तो कई ये भी कहते हैं कि कोई दाऊद को पकड़ नहीं सकता, कई ये भी लिखते हैं कि कोई दाऊद को पकड़ क्यों नहीं पा रहा है। हालांकि ऐसा करना कोई बड़ी बात नहीं है भारतीय सेना के लिए, पर एक मोस्ट वांटेड क्रिमिनल को पकड़ने या मारने के लिए इस युद्ध का खतरा उठाना सही है क्या? क्या ये रिस्क उठाने लायक है? मेरे ख्याल से कोई भी जिम्मेदार सरकार ये रिस्क नहीं ले सकती है। सरकार क्या, कोई भी ऐसा नहीं चाहेगा कि एक दाऊद के लिए युद्ध में हजारों निर्दोष लोगों का खून बहे। बालाकोट और उरी स्ट्राइक अलग थे, ऑफिशियली पाकिस्तान भी उन्हें डिनाई करते थे, रिमोट लोकेशंस थे, लिमिटेड स्कोप था, लेकिन कराची में ऑपरेशन का मतलब है एक बड़े शहर में मिलिट्री एक्शन होगा जहां पाकिस्तान के सिविलियन भी रहते हैं, और भारतीय सेना कभी निर्दोष लोगों को निशाना नहीं बनाती है, फिर चाहे वो दुश्मन मुल्क के ही क्यों ना हो। इसके अलावा एक तीसरा कारण भी है जो दाऊद को अछूत रखता है, और वो है पाकिस्तान का आईएसआई प्रोटेक्शन। दोस्तों दाऊद इब्राहिम कोई आम क्रिमिनल नहीं है जो पाकिस्तान में छिपा बैठा है, यानी कि भारत सरकार से या भारतीय कानून से बचने के लिए पाकिस्तान में कैसे भी घुस के बचा हुआ है। वो आईएसआई का एसेट है। ये बात मैं बार बार हर कहानी में और आज भी कई बार बोल रहा हूं कि दाऊद आईएसआई का एसेट है। क्या आप जानते हैं पाकिस्तानी फौज ने दाऊद को ऑनरी एडिशनल जनरल का रैंक दिया है। ये कोई मजाक नहीं है, ये ऑफिशियली डॉक्यूमेंटेड है। दाऊद और आईएसआई का रिलेशनशिप एक बिजनेस डील है। दाऊद की तरफ से अपनी ड्रग ट्रैफिकिंग से होने वाली कमाई का 30% हिस्सा आईएसआई को देता है, और ये रकम करोड़ों डॉलर में होती है हर साल। आईएसआई की तरफ से दाऊद को फुल प्रोटेक्शन मिलता है, पाकिस्तानी पासपोर्ट, कराची में सेफ हाउसेस और बिजनेस ऑपरेशन के लिए फुल सपोर्ट। लेकिन ये सिर्फ प्रोटेक्शन की बात भी नहीं है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट बताती है कि अब दाऊद का बिजनेस भी आईएसआई से जुड़े लोग ही चला रहे हैं। मतलब दाऊद अब सिर्फ फ्यूजिटिव नहीं है, वो पाकिस्तान सरकार का हिस्सा बन चुका है। अब आप सोच रहे होंगे कि दाऊद में ऐसा क्या खास है, इंडिया से भागा हुआ एक क्रिमिनल, उससे आईएसआई इतना कुछ क्यों दे रही है, उसके लिए इतना कुछ क्यों कर रही है? तो आईएसआई दाऊद को क्यों प्रोटेक्ट करती है, उसका भी 3 कारण है। पहला, टेरर फंडिंग। दाऊद से मिलने वाला पैसा आईएसआई टेरर ऑपरेशंस फंड करने के लिए यूज करती है। कश्मीर में टेररिज्म, भारत में स्लीपर सेल, सब कुछ इसी पैसे से चलता है जो दाऊद फंड कर रहा है आईएसआई को। दूसरा, प्रॉक्सी ऑपरेशंस। दाऊद का नेटवर्क भारत में डिस्टेबलाइजेशन के लिए यूज होता है। हाल ही में दिसंबर 2024 में संभल वायलेंस की खबरें आई थी, जिसमें दाऊद के नेटवर्क का हाथ बताया गया। तीसरा, दाऊद एक बार्गेनिंग का हथियार है जिसे पाकिस्तान जरूरत पड़ने पर यूज कर सकता है। तो दोस्तों जब आईएसआई जैसी पावरफुल एजेंसी किसी को प्रोटेक्ट कर रही हो तो उसे पकड़ना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। आईएसआई की सर्विलेंस इतनी टाइट है कि दाऊद के ठिकानों के पास 24/7 मॉनिटरिंग होती है, उसके मूवमेंट्स ट्रैक होते हैं,
उसकी सिक्योरिटी भी पाकिस्तानी कमांडोज लेवल की है। कोई भी इंडियन इंटेलिजेंस ऑपरेटिव वहां तक पहुंचने की कोशिश करे तो वो पकड़ा जाएगा और फिर इंटरनेशनल इंसिडेंट हो जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ हो नहीं सकता या हो नहीं रहा है। जरा देखें कि 2024 और 2025 में दाऊद के बारे में क्या अपडेट आई है। छोटा शकील की मौत। दाऊद का राइट हैंड मैन छोटा शकील, जो उसके ऑपरेशन हैंडल करता था, इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक वो लाइकली मर चुका है। हालांकि ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं हुई है, लेकिन पिछले काफी समय से उसकी कोई एक्टिविटी नहीं देखी गई है। दाऊद की सेहत। 2023 के आखिर में खबरें आई थी कि दाऊद को पॉइजन दे दिया गया है और वो हॉस्पिटलाइज है। यहां तक कि कहा गया कि वो क्रिटिकल कंडीशन में है, लेकिन लेटेस्ट इंटेलिजेंस रिपोर्ट कहती है कि वो फिट है। वो पॉइजनिंग की खबरें या तो गलत थी या फिर वो रिकवर हो गया है। ड्रग नेटवर्क का रूरल शिफ्ट। सितंबर 2024 की इंटेलिजेंस रिपोर्ट बताती है कि दाऊद की आईएसआई बैक ड्रग सिंडिकेट ने अपनी स्ट्रेटजी बदल दी है। पहले मुंबई, अहमदाबाद जैसे बड़े शहरों में ऑपरेशंस होते थे, लेकिन अब फोकस रूरल एरियाज पर है। अब रूरल एरियाज में ड्रग्स मैन्युफैक्चर की जा रही है और फिर वहां से पूरे देश में सप्लाई होती है। भारत के अंदर आपको एक पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं कि मध्य प्रदेश के भोपाल के पास जगदीशपुरा में एक रेड हुई थी, जहां 92 करोड़ रुपए की ड्रग मिली। ये दाऊद के नए रूरल स्ट्रेटजी का सबूत है। संभल वायलेंस कनेक्शन। दिसंबर 2024 में ही संभल में हुई वायलेंस की घटनाओं में भी दाऊद के नेटवर्क का हाथ बताया गया था। इंटेलिजेंस एजेंसीज का मानना है कि दाऊद का नेटवर्क अभी भी भारत में अस्थिरता फैलाने के लिए काम करता है। जैसा वो 93 के वक्त किया करते थे, वैसा वो अब भी कर रहे हैं, जारी है। समय समय पर वो दिखता है। नेटवर्क का एडेप्टेशन। सबसे इंपॉर्टेंट बात, दाऊद का नेटवर्क लगातार तरीके बदल रहा है। एजेंसी जैसे जैसे एक मेथड को क्रैक करती है, वो नया तरीका निकाल लेता है। मॉड्यूल एक्टिवेट हो रहे हैं देश भर में। महाराष्ट्र के यवतमाल में टारगेटेड किलिंग्स के लिए मॉड्यूल था, लेकिन उसका डुअल पर्पस ड्रग ट्रैफिकिंग भी था। साउथ इंडिया में हाजी सलीम के थ्रू नेटवर्क ऑपरेट हो रहा है, जहां से ड्रग श्रीलंका और फिर थाईलैंड भेजी जा रही है। ये सब बताता है कि दाऊद सिर्फ बैठा नहीं है, वो एक्टिवली अपने ऑपरेशंस चला रहा है और आईएसआई की मदद से भी वो इवॉल्व कर रहा है। तो दोस्तों, आप समझते हैं कि कोर स्ट्रेटजिक प्रॉब्लम क्या है जो दाऊद पकड़ा नहीं जा रहा है और इस तरह से हर जगह फैल रहा है। मौजूदा सरकार ने यह साबित किया है कि वो काइनेटिक ऑपरेशंस करने से नहीं हिचकती। बालाकोट ने दिखाया कि हम पाकिस्तान के अंदर भी जाकर स्ट्राइक कर सकते हैं, लेकिन दाऊद एक अलग चैलेंज है। क्यों? उसके पीछे कई कारण हैं। पहला, लोकेशन की दिक्कत, क्योंकि दाऊद कराची के दिल में है, जैसा कि मैंने बताया। दूसरा, स्ट्रेटजिक वैल्यू। पाकिस्तान के लिए दाऊद बहुत ही यूजफुल है, पाकिस्तान इजीली उसे नहीं छोड़ेगा। तीसरा, कोलेटरल डैमेज। कराची में ऑपरेशन में सिविलियंस मरेंगे और फिर इंटरनेशनल कम्युनिटीज इंडिया को ब्लेम करेगी। चौथा, सक्सेस की लो प्रोबेबिलिटी। इतनी टाइट सिक्योरिटी के बीच, आईएसआई के प्रोटेक्शन के बीच ऑपरेशन सक्सेसफुल होने का चांस बेहद कम है और वो ऑपरेशन कम और सुसाइड मिशन ज्यादा होगी। ऐसे में एक सवाल ये भी है, तो क्या इन तमाम दिक्कतों को देखने के बाद इंडिया कुछ नहीं कर रही है? बिल्कुल नहीं। इंडिया लगातार काम कर रही है। इंटेलिजेंस ऑपरेशंस जारी है। दाऊद के नेटवर्क को ट्रैक करना, उसके एसोसिएट्स को पकड़ना, उसके ऑपरेशंस को डिसरप्ट करना, ये सब चल रहा है। फाइनेंशियल ट्रैकिंग भी हो रही है। दाऊद का पैसा कहां जा रहा है, कैसे ट्रांसफर हो रहा है, इस सब पर नजर रखी जा रही है। इंटरनेशनल एजेंसीज के साथ कोऑपरेशन हो रहा है। डिप्लोमेटिक प्रेशर भी बनाया जा रहा है। FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखना, इंटरनेशनली फोरम में दबाव बनाना, ये सब इंडिया कर रही है। लेकिन फिजिकल कैप्चर या एलिमिनेशन वो तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक पाकिस्तान कोलैप्स ना हो जाए। यानी कि जब तक पाकिस्तान इस कगार पे ना आ जाए कि वो दाऊद को प्रोटेक्ट करने में असक्षम हो जाए, तब तक शायद दाऊद को कैप्चर करना काफी मुश्किल होगा। यानी कि पाकिस्तान में रिजिम चेंज हो
और कोई नई गवर्नमेंट कोऑपरेट करे या फिर कोई बड़ा जियोपॉलिटिकल शिफ्ट हो। और ये सब सिनेरियोज नियर फ्यूचर में होने वाले नहीं लगते हैं। तो दोस्तों अब हम कंक्लूजन पर आते हैं। दाऊद इब्राहिम को पकड़ पाने में इंडिया की नाकामी ये सिर्फ पॉलिटिकल विल की कमी नहीं है, ये एक कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिकल रियलिटी है। मौजूदा सरकार ने जो असर्टिवनेस दिखाई है वो अनप्रेसिडेंटेड है। बालाकोट, उरी, ऑपरेशन सिंदूर ये सब बड़े कदम थे, लेकिन हर सिचुएशन अलग होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया हार गई है या कुछ कर नहीं रही है। भारत लगातार काम कर रहा है। दाऊद के नेटवर्क को सिस्टमेटिकली डिसमेंटल किया जा रहा है। हाँ, ये बात है कि दाऊद अभी भी कराची में बैठा है। हाँ, वो अभी भी ऑपरेशंस चला रहा है, लेकिन उसका एम्पायर धीरे धीरे कमजोर हो रहा है। ये एक लंबी लड़ाई है जो काफ़ी समय से चलता आ रहा है। अगर आप पूरा जो टाइमलाइन देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मौजूदा सरकार तो कोशिश कर ही रही है। इससे पहले भी दाऊद को ख़त्म करने की कई कोशिश हुई है। उसकी कई कहानी मैंने आपको सुनाई है कि दाऊद को पाकिस्तान में घुसकर मारने की भी कोशिश की जा चुकी है, को दुबई में भी टारगेट करने की कोशिश हुई थी। और ये सब चीज़ जो है ना किसी वजह से चूक जा रहा था, क्योंकि ISI दाऊद को प्रोटेक्ट कर रही थी। और ये कोशिशें दाऊद के राइवल गैंग छोटा राजन के तरफ से भी हुई और इंडियन एजेंट्स के तरफ से भी हुई, और इन दोनों के कोलैबोरेशन से भी कई बार करने की कोशिश की गई, लेकिन कहीं ना कहीं मामला अटक जा रहा था। तो जैसा कि मैंने कहा, ये एक लंबी लड़ाई है दोस्तों। ये ओवरनाइट नहीं जीती जा सकती है, लेकिन ये लड़ाई हारी भी नहीं जा सकती है। तो दोस्तों, ये थी दाऊद इब्राहिम के मामले की ग्राउंड रियलिटी कि आखिर वो क्या फैक्टर्स है जिसके वजह से वो 30 साल से बच रहा है। आज जहां सरकार एकदम एक्शन के मूड में है, वहां भी दाऊद कैसे बच जा रहा है, इसकी पूरी ग्राउंड रियलिटी यही है। अगर आपको ये एनालिसिस इंफॉर्मेटिव लगा तो लाइक करें, शेयर करें और क्राइम कनेक्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जैसा कि मैं पिछले वीडियोज में कह रहा हूँ कि आप कहानी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, इसका मतलब ये है कि आप कहानी को अंत तक देख रहे हैं, यानी कि आप मेरे वो व्यूअर हैं, हमारे वो साथी हैं जो मेरी वीडियोज को अंत तक देखते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और उस प्रक्रिया को हम जारी रखते हैं, एक तरह से जो हमने प्रोसेस बनाया है, जिससे मुझे पता चल सके कि वो कौन लोग हैं, वो मेरे अपने कौन से लोग हैं जो अंत तक मेरी कहानियों को देखते हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो अपना नाम और कहाँ से ये कहानी देख रहे हैं वो ज़रूर लिखें, और आपका क्या सुझाव है, आप क्या सजेस्ट करना चाहते हैं वो भी ज़रूर लिखें। आप या तो मुझसे बड़े भी हो सकते हैं, मुझसे छोटे भी हो सकते हैं, या हमारे साथी भी हो सकते हैं। तो आप जो भी सोचते हैं वो ज़रूर लिखिए, ताकि आगे की कहानियों में भी हम उन सभी चीज़ों को फॉलो कर सकें और हम लोग साथ में एक लंबी जर्नी तय करें। अभी हमने 1 लाख सब्सक्राइबर को क्रॉस किया है। हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम जल्दी 5 लाख और 1 मिलियन तक भी पहुँचे। तो इस सफ़र में साथ रहिए और साथ साथ हम आगे बढ़ेंगे। और मैं पंचम प्रकाश आप सभी के लिए कहानी लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।